प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। यह भी एक नेचुरल फेनोमेनन है। पिछली बार हम लोगों ने लाइटनिंग के बारे में जाना था। आज हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक क्या है? हम जानते हैं कि जब पृथ्वी अचानक हिलने लगती है तो हम कहते हैं कि भूकंप आ गया। ठीक है। द सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए, या पृथ्वी जो हिलती है अचानक, या बहुत कम समय के लिए होता है, फ्यू सेकेंड, है ना। 2 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक होती है। और पृथ्वी ये जो हिलना, ये जितना ही समय अधिक लगेगा उतना ही डिस्ट्रक्टिव होता है। तो वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए यह घटना होती है। इसी को हम भूकंप कहते हैं, यानी अर्थक्वेक कहते हैं। यानी पृथ्वी का अचानक हिलने लगना, अचानक जो है, जो पृथ्वी में कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, जो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यह एक डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना है। यह एक जो है ना, विनाशकारी होता है। विनाशकारी क्यों होता है? क्योंकि जब भूकंप आती है तो न केवल जान माल की क्षति होती है, बल्कि जितनी भी चीजें हैं पृथ्वी पर दिखाई देती हैं, और जिस क्षेत्र में यह भूकंप आता है उस क्षेत्र की जितनी भी एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, पेड़ पौधे हों, घर हो, बिल्डिंग्स हो, है ना, टावर हो, बड़ी बड़ी चीजें हों, ये सारी की सारी चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। यानी दिस इज द डिस्ट्रक्टिव, इट इज द डैमेज टू लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। यह जीवन यानी धन और, है ना, जितनी भी सामान है, चीजें हैं, धन क्षति होती है, व्यक्ति की क्षति होती है, जानवरों की क्षति होती है। इट कैन, ये जो भूकंप से केवल यही नहीं होता है कि बिल्डिंगें गिर गई, टावर गिर गया, है ना, पोल्स गिर गए, यही नहीं होता है, पेड़ पौधे गिर गए, ऐसा नहीं होता है। इसके कारण बाढ़ भी आ सकती है, फ्लड भी आ सकता है। ठीक है। लैंडस्लाइड हो जाने की, जमीन जो है खिसक सकती है ना। एक परत जो है, ऊपरी परत जो है, जैसे कई कई जगहों पे आप देखते हैं कि दोनों के बीच भी, है ना, कहते हैं कि पृथ्वी फट गई, दरार पड़ गई, है ना। तो ये लैंडस्लाइड होता है। सुनामी, जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है। कुछ वर्ष पहले आपको याद होगा कि नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें कई हजार लोग जो है मारे गए थे। कई ही बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई थी, वीरान हो गया था बिल्कुल। उसके नीचे जो है सैकड़ों, है ना, लाइफ्स और संपत्ति दब गई। और उसका असर चूंकि बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये सब क्षेत्र जो है सटे हुए हैं नेपाल से, तो उसका असर हम लोगों को भी देखने को मिला। लेकिन उसकी जो है ना तीव्रता, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि रिक्टर पैमाने पर इसको मापी जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम थी। इसलिए हम लोगों के यहाँ उतनी जो है क्षति नहीं हो पाई जितनी कि नेपाल में। हिंदुस्तान में भी अक्सर भूकंप आते रहते हैं। सबसे बड़ा भूकंप जो आपने सुना होगा वह गुजरात के भुज में आया था, जिसमें कई हजारें जाने गई थी। कई मीटर की रेंज में जो है जमीनें खिसक गई थी, बिल्कुल वहां खाई हो गया था। एक और आपने सुना होगा हिंदुस्तान में जबकि सुनामी आया था, जिसमें अंडमान निकोबार से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, ये सभी जो है पानी में डूब गए थे। तो इससे एक बहुत बड़ी क्षति होती है। ठीक है। तो ये हम चीजें जानते हैं कि भूकंप एक डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेनन है,
किसी भी सूरत में। इतनी बड़ी क्षति होती है, लेकिन फिर भी हम इसको एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मौसम के बारे में आज हम लोग इस तरह सक्षम हो गए हैं कि आज बारिश होगी, तेज हवा चलेगी, आसमान में बादल छाए रहेंगे या आसमान साफ रहेगा। इन सब की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, इन सबको बता सकते हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है कि हम इसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा, इसकी भविष्यवाणी अभी तक संभव नहीं हो पाता। We cannot predict the earthquake in advance. हम अर्थक्वेक को एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस अर्थक्वेक को समझने के लिए हमें पृथ्वी की बनावट को समझना होगा। पृथ्वी को हम तीन परतों में बांट दें, 3 लेयर्स में बांट दें, तो जो सबसे अंदर वाला परत होता है उसे हम कोर कहते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, है ना, कोर। इस कोर को, है ना, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। इस इनर पार्ट को हम 2 भागों में बांट दें। एक इनर मोस्ट, है ना, इसे इनर मोस्ट कोर का है, इनर मोस्ट कोर, और आउटर कोर का है। कोर जो होता है मोस्टली आयरन से मिलकर बना है। अधिकांश उसमें जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वे कंपोनेंट्स जो है आयरन होता है। तो यह आयरन से मिलकर बना। तो जो सबसे इसका इनर मोस्ट पार्ट है उसमें सॉलिड आयरन होते हैं। बहुत हाई प्रेशर वहां पर होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। और ये जो है, ये सॉलिड पार्ट जो आपको दिखाया गया है फिगर में, यह आपका इनर मोस्ट पार्ट है जो मेनली सॉलिड आयरन से बना होता है। यह कंप्लीटली सॉलिड आयरन होता है, सॉलिड आयरन होता है। इसके बाद वाला भाग जो कहलाता है आउटर कोर, उसको कहते हैं। इसमें मोल्टेन आयरन यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। जो आयरन होता है वह पिघला हुआ होता है। आयरन हम जानते हैं कि आयरन जो है पिघलता है मोर देन द 800 डिग्री सेल्सियस, 800 से अधिक, है ना, टेम्परेचर हो, 100 से लेकर 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में आयरन जो है ना पिघल जाता है। तो ये जो हिस्सा होता है इसमें पिघले हुए आयरन होते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं आउटर कोर, यानी कोर को 2 भागों में बांटा जाए। इसके बाद जो होता है वह मिडिल भाग होती है। मिडिल वाला भाग जो है उसे हम कहते हैं डेंस, है ना, मेंटल कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है ना। मध्य वाले भाग को हम मेंटल कहते हैं। मेंटल जो होता है मोस्टली डेंस रॉक से बना होता है, ह्यूज रॉक होते हैं और बहुत डेंस रॉक होता है। आप और हम समझते होंगे कि इसमें जो रॉक की परत है, जो मोटे मोटे कई, है ना, उसकी मोटाई जो है किलोमीटर के रेंज में होती है। तो उसकी जो है ना, जो ये रॉक्स होते हैं ये सिंगल पीस में नहीं होते, अलग अलग टुकड़ों के रूप में होते हैं। तो कहीं कहीं इस पार्ट में सॉलिड रॉक और ये मोल्टेन आयरन का मिक्सचर हो जाता है किसी किसी पार्ट में। और जिस पार्ट में यह मिक्सचर होता है वहीं पर वोल्केनो फॉर्म होता है। हम कहते हैं ना ज्वालामुखी फट गई, है ना, तो उसमें से देखिए सॉलिड और गर्म लावा निकलता है, जिसे लावा कहते हैं। पिघला हुआ आयरन, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, मिनरल्स होते हैं जो उसके साथ बाहर निकल आते हैं। पत्थर के टुकड़े होते हैं, रॉक्स के टुकड़े होते हैं, ये सभी जो है चूंकि अंदर में बहुत हाई प्रेशर होता है। तो ये जो डेंस रॉक होते हैं
ये डेंस रॉक में कहीं कहीं पे ये रॉक और मोल्टेन आयरन का मिक्सचर होता है। क्योंकि यह बहुत गर्म होता है, सो इट फ्लो इन द मेंटल एरिया। जब ये मेंटल एरिया की ओर से किसी किसी पार्ट से होकर जब फ्लो करते हैं तो इट्स सेटिंग द कन्वेक्शन करंट, और ये क्या करते हैं कि एक तरह से कन्वेक्शन करंट इसमें सेटअप कर देते हैं। और इसी कन्वेक्शन करंट के कारण इसमें जो पार्ट होते हैं, सॉलिड पार्ट्स होते हैं, जो छोटे है ना, बड़े बड़े ह्यूज रॉक टुकड़े के रूप में होते हैं, इनमें मूवमेंट पैदा कर देता है। एंड दिस सॉलिड रॉक स्टार्ट टू मूव वेरी स्लोली, यह धीरे धीरे मूव करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करता है, मूव करता है। अब आते हैं जो सबसे बाहर वाली परत है, जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम देखें अब जो पृथ्वी का बाहरी परत है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं, यह बहुत मोटी परत होती है। ठीक है ना, और यह भी जो है चट्टान यानी रॉक्स से बना होता है। लेकिन ये जो रॉक्स होते हैं, इस मेंटल रॉक्स के तुलना, मेंटल रॉक्स जो होते हैं, डेंस रॉक होते हैं, उनकी तुलना में हल्का होता है। ठीक है, ये जो अर्थ क्रस्ट के रॉक्स होते हैं, दीज आर थिकर, ये बहुत मोटे होते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर लैंड्स होता है, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, है ना, वहाँ पर ये बहुत मोटे होते हैं। जबकि समुद्र के नीचे जो है ना, द इनर है ना, थिनर अंडर द ओशियन, और समुद्र के नीचे ये जो अर्थ क्रस्ट होता है पतला होता है। ठीक है, द होल अर्थ क्रस्ट, ये पूरा अर्थ क्रस्ट जिसे हम कहते हैं कि रॉक से बना है, इट इज नॉट ए सिंगल पीस, इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी ह्यूज पीस ऑफ द रॉक्स। यह जो है कई बड़े बड़े खंडों में, टुकड़ों में बटा हुआ है, एक छोटा सा टुकड़ा नहीं। जिस तरह हम लोग टाइल्स की हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिंग कराते हैं, जिस तरह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, है ना, तो उसमें बड़ा टुकड़ा भी होता है, छोटा टुकड़ा भी होता है। तो एक छोटे से हम फर्श की बात करते हैं, यहाँ एक पूरे पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। तो पूरे पृथ्वी में जो यह जो है इतनी बड़ी जो है मोटी चट्टान होती है, परत होती है, कि ये जो है जहाँ कॉन्टिनेंट्स है वहाँ मोटी, अंडर द ओशियन थिनर होती है। और ये एक सिंगल पीस में नहीं होता, कई भागों में या टुकड़ों में डिवाइड, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। और इन प्रत्येक टुकड़ों का नामकरण जो है अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार हुआ है। जैसे जहां पर कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड्स हैं, उसके नीचे जो ये अर्थ क्रस्ट की रॉक्स है, जो टुकड़ा है, उसे हम कॉन्टिनेंटल रॉक्स कहते हैं। उसी तरह समुद्र की गहराई में, समुद्र के अंदर जो है ना अर्थ क्रस्ट का जो रॉक्स है, जो प्लेट है, उस प्लेट को हम जो है ना ओशनिक प्लेट के नाम से जानते हैं। इसी तरह हिमालयन रेंज में हम चले जाएं तो इस यहाँ पर हिमालय रेंज जहाँ खड़ा हुआ है, उसके नीचे जो अर्थ क्रस्ट की जो रॉक्स है, प्लेट्स है, उसे हम हिमालयन प्लेट के नाम से जानते हैं। उसी तरह हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो क्षेत्र है, उसके नीचे जो है ना प्लेट्स पाए जाते हैं, उसे इंडियन प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। ये जो प्लेट्स होते हैं, जो ये एरिया है मोल्टेन रॉक्स है ना, आयरन जो होते हैं, ये जो है इसमें जो डेंस रॉक होता है, और पार्शियली मोल्टेन जो है ना, इसमें जो है ना मोल्टेन आयरन होता है, ये उसके पर फ्लोट करता है। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए कि जाड़े के दिनों में
बड़े बड़े जगहों पे देखें तो पानी जमकर बर्फ हो जाता, और यह बर्फ चूंकि हल्की होती है पानी के ऊपर धीरे धीरे तैरती रहती है। ठीक उसी तरह इस इलाके में यानी डेंस रॉक, इसमें पार्शियली मोल्टन रॉक्स होते हैं और सॉलिड रॉक होते हैं। इन्हीं के ऊपर ये प्लेट्स जो है तैरता है। चूंकि ये जो मोल्टन इलाका है यहाँ से कन्वेक्शन करंट जो है सेटअप होती है, ठीक है। कन्वेक्शन करंट यानी हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द इनर पार्ट टू द आउटर पार्ट, तो इट सेटअप द कन्वेक्शन करंट, या कन्वेक्शन करंट सेटअप करती है। और इसके कारण जो ये जो है ना आउटर क्रस्ट एरिया है, या क्रस्ट एरिया में जो रॉक्स होते हैं यानी प्लेट्स होते हैं, है ना, दे स्टार्ट टू, क्योंकि ये फ्लोट करते हैं और इस कन्वेक्शन करंट के कारण जो है ये क्या करते हैं, वेरी बहुत धीमे धीमे ये जो है ना मूव करते हैं। दैट मीन्स दिस रॉक्स इज मूविंग और द फ्लोटिंग, मूवमेंट करते हैं, तैरते हुए घूमते रहते हैं। तो ये जो है मूवमेंट ऑन द इनर, ये जो प्लेट्स होते हैं ये कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो दे आर मूविंग अराउंड, ये चारों तरफ मूव करते रहते हैं। यही प्लेट्स जब मूव करते करते एक दूसरे से टकराते हैं तो भूकंप की स्थिति बनती है, ठीक है ना। जब ये टुकड़े घूमते घूमते एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे से सट जाते हैं, है ना, इंटरलॉक कर जाते हैं, वैसी स्थिति जब आती है तब ये भूकंप की स्थिति आती है। तो अब हम लोगों ने ये आज देख लिया कि अर्थ की बनावट क्या है, ठीक है। तो अब हम अगले बार जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि भूकंप आखिर आता क्यों, ऐसी क्या वजह बनती है इस प्लेट्स के अंदर, जो अर्थ क्रस्ट के प्लेट्स होते हैं उस प्लेट के अंदर ऐसी क्या स्थिति बनती है जिसके कारण भूकंप आता है। तो अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि भूकंप क्यों आता है और भूकंप को हम कैसे मापते हैं, कैसे हम इसकी जो है ना तीव्रता को मेजर करते हैं, ठीक है।